Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are very fine. So, class 7, today we are going to discuss chapter 6, that is physical and chemical changes. Physical and chemical changes. So, actually, what are these changes? Let us discuss about that. See guys, change जो है, that is the law of nature. आपको पता है हमारी सराउंडिंग्स में चेंज कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, चाहे वो हमारे आसपास के पेड़ पौधे हों, चाहे वो हमारे आसपास का माहौल हो, कल्चर हो, बातें हो, न्यूज़ हो, राइट, इवन हमारी बॉडी हो, राइट. सो ये जो चेंज है दैट इज कॉन्स्टेंट. It happens every second. So we come across many changes in our everyday life. तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चेंजेस देखते हैं. आप देखते हो कैसे दिन से रात होती है ना, समर से विंटर्स आती हैं, राइट. राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, ग्रोथ ऑफ ट्रीज, बर्निंग ऑफ वुड, ये सब क्या है? उन्हीं के तो एग्जाम्पल हैं. कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से दही का बनना, pearing of paper, different shapes of moon, falling of leaves. All these are what? These are changes. But इनमें से बेटा कुछ changes ऐसे होते हैं जो कि temporary होते हैं. यानी कि अगर हमने उन्हें for example मान लीजिए कि मेरे पास एक रबर बैंड है, अगर मैं उसको स्ट्रेच करूँगी, खींचूंगी और उसके बाद छोड़ दूंगी तो वो क्या है, अपनी दोबारा से जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो रीगेन कर लेगा, राइट. तो बेटा इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, जो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है दोबारा से गेट कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस. और इसका एग्जाम्पल क्या है? बल्ब है, आप स्विच ऑन करते हो लाइट को, फिर स्विच ऑफ कर देते हो, दिस इज फिजिकल चेंज, राइट. और आप देखो क्या होता है, हम बर्फ होती है, बर्फ को मेल्ट करेंगे वो वाटर बन जाएगा, फिजिकल चेंज. क्यों? क्योंकि वाटर से मैं दोबारा से बर्फ बना सकती हूँ, राइट. आपको याद होगा आपने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल चेंजेस वो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा लौट आते हैं, यस, ये वही होते हैं फिजिकल चेंजेस. इनमें क्या होता है, इनमें नया प्रोडक्ट नहीं बनता है. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, पानी से बर्फ बनी, स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से सॉलिड हो गया, लेकिन कोई न्यू प्रोडक्ट बना नहीं, वाटर के ही तो रहे मॉलिक्यूल्स, है ना. ऐसे ही अगर मैंने एक बलून है, उसके अंदर हवा भरी, तो क्या है, अब क्या मैं उस बलून में से फिर हवा निकाल सकती हूँ? यस. तो ये भी तो फिजिकल चेंज हुआ, अब बलून अपनी नॉर्मल पोजीशन में दोबारा आ गया, राइट. तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये फिजिकल चेंजेस के थे. अच्छा, अब आप देखिए, अगर आप घर में जैसे मम्मा देखते हैं आटा गूंथती हैं, तो वो जो आटा बन जाता है जिसे हम डॉ कहते हैं, गूथा हुआ आटा, उसको तो कभी आप गोल गोल भी कर लेते हो, कभी आप उसको सिलेंड्रिकल शेप में कर लेते हो, कभी आप उसे बेल के फ्लैट कर लेते हो, लेकिन वो चीज़ तो वही रहती है, उसकी शेप आप बार बार चेंज कर रहे हो, तो वो भी फिजिकल चेंज है, राइट. लेकिन अगर एक बार आपने उस चपाती को तवे पे रखकर पका लिया और वो चपाती बन गई, अब क्या उसे आप दोबारा से डॉ में चेंज कर सकते हो? नो. तो ये क्या है, ये परमानेंट चेंज हो गया, तो इसलिए ये केमिकल चेंज है और इसमें एक नया प्रोडक्ट बन गया जो बिल्कुल डिफरेंट है ओरिजिनल प्रोडक्ट से, ठीक है. ऐसे ही जो गेहूं होती है, जब हम उसको पीस लेते हैं उसका आटा बन जाता है, क्या आप उस आटे से दोबारा गेहूं बना सकते हो? क्या जो गेहूं है, जो कंपोनेंट्स गेहूं में थे, पीसने के बाद सारे कंपोनेंट सेम रहे या कुछ चेंजेस भी हुए? ऑब्वियस चेंज हुए, क्योंकि क्रशिंग के बाद ऑब्वियस हीट एनर्जी भी रिलीज होती है और चेंजेस भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो ये भी केमिकल चेंज है, ठीक है. तो अब आपको समझ आया ना कि जो टेम्पररी चेंजेस हैं, यानी कि जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जिनमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता. लेकिन जो परमानेंट चेंजेस हैं, जो कि जो इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं.
ठीक है, जैसे कि हवा भरी हुई है गुब्बारे में और उसको आपने पिन से जो जरा सा पास किया तो वो क्या हो गया, वो तो फट गया। तो क्या अब दोबारा से बलून को बनाया जा सकता है, उसे दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल लुक में आ जाएगा? वो नहीं, तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, लकड़ी को जला दिया आपने, लकड़ी को जला दिया, अब वो लकड़ी तो राख हो गई, क्या आप उस राख से दोबारा लकड़ी बना सकते हो? नहीं, ये क्या है, केमिकल चेंज। ठीक है ना। ऐसे ही कैंडल है, कैंडल जल रही है, अगर कैंडल जल रही है तो उसकी मोम जो पिघल रही है, उसकी जो वैक्स पिघल रही है, ठीक है, और पिघलते पिघलते क्या होता है, वो छोटी होती जाती है क्योंकि वो स्मोक बन के उड़ जाती है, राइट। तो क्या आप दोबारा से उसे ओरिजिनल कैंडल बना सकते हो? नहीं, तो दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, हालांकि अगर आप अलग से वैक्स ले रहे हो और उसे मेल्ट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में चेंज कर रहे हो तो वो फिजिकल चेंज है। समझ आया? अब हम आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में फर्दर। ठीक है, और एग्जाम्पल। तो ये आपके एग्जाम्पल क्लियर हुए। यहाँ पर मैंने बताया राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन क्या है, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। सूरज उगता है, उगने के बाद सूरज डूब जाता है, होता है ना, हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। एक बार जब सूरज डूब जाता है, अब वो अगले दिन ही तो उगेगा, क्या आप उसे दोबारा से रात को उगा सकते हो? नहीं ना, रात को तो वो जब वो डूब गया है तो आप खुद तो नहीं उगा सकते, तो अगले दिन ही उगेगा। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, और उसके कारण पूरे सराउंडिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं। ग्रोथ ऑफ ट्री, जब एक बार बीज आप सो कर देते हो, बो देते हो, उसके बाद पौधा बनता है, पौधे से पेड़, क्या पेड़ से फिर पौधा बना सकते हो? नहीं, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से एक बार दही बन गया, क्या दही से दूध बना सकते हो? नहीं, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर आप एक बार पेपर फाड़ देते हो तो वो जो पेपर है, क्या उसमें कोई नया कंपोनेंट बना है? पेपर का कंपोनेंट तो सेम रहा, जो मॉलिक्यूल्स पहले थे वही सेम रहे पेपर के ही, है ना। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। डिफरेंट शेप्स ऑफ मून, अब जो मून है उसके अलग अलग शेप्स हमें नज़र आती हैं, राइट, लेकिन क्या उनमें कोई न्यू कंपोनेंट होता है? कंपोनेंट तो सेम ही होता है उसका, मून का, वो तो शेडो के कारण छुप जाता है, उसका कुछ पार्ट दिखता है, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। फॉलिंग ऑफ लीव्स, जब पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अच्छी तरीके से चिपका सकते हैं? नहीं, वो भी क्या है, केमिकल चेंज। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे चेंजेस के जो हमारे आसपास होते हैं, और जिनमें से कुछ केमिकल थे, जिनमें कुछ फिजिकल चेंज थे। ब्रॉडली जितने भी चेंजेस हैं हमने उन्हें दो पार्ट्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डिवाइड किया है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन चेंजेस के बारे में। इन चेंजेस को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने से पहले, अच्छी तरह साइंटिफिकली जो है डिस्कस करने से पहले, हम पहले ये समझ लेते हैं जो ये टर्म्स हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि रिवर्स हो सकता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा लौट सकते हैं। इरिवर्सिबल वो जो नहीं हो सकते, दोबारा नहीं लौट सकती, वो एक से जब दूसरी चीज़ बन गई तो दोबारा से नहीं बदल सकती। लकड़ी जलने के बाद राख बन गई तो वो दोबारा से लकड़ी नहीं बदल सकती, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। बलून फट गया अगर, तो उसको दोबारा से नॉर्मल बलून में नहीं बदल सकते आप, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सो बेटा अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। शेप आप समझ गए, साइज पता है, कलर पता है, स्टेट मतलब कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस है। तो ये चारों जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल शीट ऑफ पेपर का फोल्ड करेंगे, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई है। और क्या क्या है आप बताइए मुझे, और कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हैं। और बेटा देखिए, जब आप जो डॉ होता है या फिर जो आपके पास वो मोल्ड्स होते हैं क्ले के, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या है, फिजिकल चेंज कर रहे हैं आप, राइट। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जब इंटरनल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं ना रिएक्टिविटी के कारण और केमिकल्स के साथ, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल कर्ड बनता है ना दूध से, क्यों, क्योंकि दूध के अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और कर्ड बन जाता है, तो दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है,
और क्या क्या है बेटा केमिकल चेंजेस? जब चपाती है, आप जब जो डो होता है उसको प्लेन करने के बाद, फ्लैट करने के बाद जब आप तवे पे डालते हैं तो वो बेक हो जाता है और बन जाती है चपाती, तो वो क्या है? केमिकल चेंज, राइट? क्या आप उस चपाती से दोबारा डो में चेंज कर सकते हो? नो। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, राइट? और अगर आप मैच स्टिक होती है उसको जलाते हैं तो उसको क्या आप नॉर्मल मैच स्टिक में चेंज कर सकते हैं जलने के बाद? नहीं, दिस इज अ केमिकल चेंज। अब आप मुझे और बताइए और कौन कौन से केमिकल चेंजेस? रिवर्सिबल प्रोसेसेस बेटा जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पर ये शीट ऑफ पेपर है, इसको हमने फोल्ड किया, अब हम उसको दोबारा से अनफोल्ड कर सकते हैं, तो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? हम बलून में हवा भरेंगे और उस हवा को फिर निकाल देंगे, तो बलून नॉर्मल पोजीशन में आ गया, तो वो भी क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है। रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जब छोड़ेंगे तो वो भी क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्ले है, क्ले से आपने डिफरेंट शेप्स बनाई, कभी कुछ, तो वो भी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? इरिवर्सिबल प्रोसेस बेटा जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल मिल्क से जब एक बार कर्ड बन गया, क्या आप इसे दोबारा से मिल्क में चेंज कर सकते हो कर्ड को? नहीं, तो दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। बलून में हवा थी, हमने उसको जो है बर्स्ट कर दिया, राइट? पिन मारकर, अब क्या आप उसे दोबारा बर्स्ट बलून को नॉर्मल बलून में चेंज कर सकते हो? नहीं, दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? और जैसे कि लकड़ी जल गई, राख बन गई, क्या लकड़ी से दोबारा राख से लकड़ी बना सकते हो? नहीं, दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? सो बेटा अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की। अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस आर चेंज्ड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो बेटा वो चेंज जिसमें कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, यानी कि जैसे कि शेप बदल गई या साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया किसी सब्सटेंस का, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ज्यादातर फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ना बेटा रिवर्सिबल होते हैं। टियरिंग अ पेपर फाड़ना, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड को स्ट्रेच करना, मेल्टिंग ऑफ आइस का पिघलना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंज के, ठीक है? अभी एक्टिविटी 1 है जिसमें हम देख रहे हैं टाइप ऑफ चेंज ऑन टियरिंग और फोल्डिंग अ पेपर। अगर हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसमें क्या चेंज आएगा? देखिए हमने एक शीट ऑफ पेपर लिया, उसे फोल्ड किया, क्या देख रहे हैं हम? शेप चेंज हुई पेपर की। अब हम उसे अनफोल्ड कर देंगे और उसको टियर कर देंगे, फाड़ देंगे पीसेज में। अब कोई चेंज है प्रॉपर्टीज के पेपर में? नो। हर एक जो पीस है पेपर का वो ओरिजिनल शीट की तरह ही है अभी भी। फाड़ने के बाद भी जो स्मॉलर पीसेज हैं उनकी जो क्वालिटी है या उनका जो कंपोनेंट्स है वो तो सेम ही रहेंगे, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसलिए ये क्या है? फिजिकल चेंज, चाहे वो टियरिंग ऑफ पेपर है चाहे वो फोल्डिंग ऑफ पेपर है। इट इज वेरी बिग पॉइंट बिकॉज नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं कि टियरिंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज। नो, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नया कॉम्पोनेंट तो नहीं बन रहा है। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो गया कि टियरिंग द पेपर for tearing a paper there is no change in the properties of paper, though it is not possible to get back the original sheet from its pieces। ये पॉसिबल नहीं कि हम उससे ओरिजिनल शीट दोबारा बना सकें, लेकिन क्या है उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं बदली हैं, इसलिए वो फिजिकल चेंज है, ठीक है? अब कुछ एग्जांपल्स और हैं फिजिकल चेंजेस के, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। लिक्विड चीज में सॉलिड चीज को मिक्स करना, जैसे कि पानी में चीनी को घोलना या फिर सॉल्ट को घोलना, है ना? तो हमें पता है शुगर स्वीट होती है, उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में इजीली। जो सॉल्यूशन होता है शुगर का वो स्वीट होता है टेस्ट में, राइट? और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं बदलती। तो जो सॉल्यूशन है शुगर का, जब हम उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं गर्म करके, मतलब हम गर्म करते हैं, पूरी चाशनी बना लेते हैं शुगर की और उसको ठंडा करते हैं, तो दोबारा से हमें शुगर के क्रिस्टल्स वापस मिल जाते हैं। आपने एकदम चाशनी बना ली उसकी, और फिर उसके बाद आप उसको एकदम फ्रीज करेंगे तो उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, राइट? तो वो जो होते हैं क्रिस्टल्स, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनका भी टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है। तो 10 जो शुगर है उसको हम रिकवर कर सकते हैं ना इस सॉल्यूशन से भी, सिंपली क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये रिवर्सिबल था, ठीक है? सो अब हम बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ वैक्स की। देखिए बेटा यहाँ पर वैक्स है, मेल्टिंग, जब मेल्टिंग होती है, पिघलता है, सिर्फ जो स्टेट है वैक्स की वो बदलती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है ना?
तो सॉलिड वैक्स जो है हम उसे दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं मोल्टन वैक्स से, उसे फ्रीज करके। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। तो ये तो एक फिजिकल चेंज हो गया ना, क्योंकि अगर सॉलिड वैक्स है उसको हम पहले हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, फिर हम दोबारा उसको हीट देके सॉलिड बना सकते हैं, सो दोबारा उसको फ्रीज करके सॉलिड कर सकते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है ना इसलिए। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, ये भी रिवर्सिबल है। हम आइस को गर्म करेंगे रूम टेम्परेचर पे, वो पिघल जाती है बल्कि, तो ये फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करना तो वो बर्फ बन जाती है और फिर हम आइस से वाटर बना सकते हैं, ये भी फिजिकल चेंज है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी को गर्म करेंगे तो वेपर बनेंगे ना, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं, है ना। और फिर उन वेपर्स को हम कंडेंसेशन के जरिए फिर पानी में बदल सकते हैं। कैसे, आप चाय बनाते हैं, कुछ भी पानी गर्म करते हैं, ऊपर प्लेट रख दीजिए उस बर्तन के ऊपर, तो आप देखते हैं वो जो वेपर्स होते हैं उनसे पानी बनना शुरू हो जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, तो वो क्या है, वो कंडेंसेशन है। तो जब हम वाटर वेपर्स को प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो वो पानी में चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही ये कंडेंसेशन में बताया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये समंदर है, समंदर का पानी गर्मी के कारण इवेपोरेट हुआ, उससे बादल बने, कंडेंस, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो बादल है इनमें प्रेशर के कारण ये नजदीक आए, एक वाटर मॉलिक्यूल सारे कंडेंसेशन हुआ और ये फिर वाटर में चेंज हो गए, राइट। तो इवेपोरेशन यानी वेपर्स बने, उसे क्लाउड बने, क्लाउड में कंडेंसेशन हुआ तो बारिश, प्रेसिपिटेशन हो गई, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश आ जाना। अब है स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड की बात करें तो ये भी फिजिकल चेंज है। अभी हम इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, हम इसे छोड़ देंगे, नॉर्मल कर देंगे तो ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए ये भी क्या, रिवर्सिबल और फिजिकल चेंज। फिर अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सब्सटेंस की वही बदलती हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, वो कलर, स्टेट, साइज, शेप, है ना। और जो फिजिकल चेंज है उस दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, राइट। फिजिकल दोबारा रिवर्स करके हम ओरिजिनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। नन और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब और रिवॉल्व ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान बहुत कम अमाउंट में अगर एनर्जी होती है, या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, बहुत कम अमाउंट में, ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। अब हम बात करेंगे बेटा केमिकल चेंजेस की। तो वो चेंज जिसमें कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है, इन्हें कहते हैं केमिकल चेंज। मतलब कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है, अंदर से इनर प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं, कुछ और ही प्रोडक्ट बन के सामने आता है, समझ आया ना। तो होता है केमिकल चेंज। जैसे कि आप जो है डो जो होता है उसे चपाती बनाते हैं, तो चपाती और डो में अंतर है ना, केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे आप डो से चपाती बनाते हैं, केमिकल चेंज हो जाता है। अब दोबारा आप चपाती से डो नहीं बना सकते हो। आप लकड़ी जलाते हो, कोयला बन जाता, राख हो जाती है, क्या राख से लकड़ी बनाओगे? अब नहीं बन सकती, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं केमिकल चेंज में। जो प्रॉपर्टीज है नए सब्सटेंसेस की वो अलग होती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से। केमिकल चेंजेस अकर करते हैं सिर्फ प्रॉपर कंडीशंस में। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। ज्यादातर केमिकल चेंजेस है दोबारा रिवर्स नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल है जब आप कार्बन को जलाते हैं, कार्बन हर ऑर्गेनिक चीज में कार्बन है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, यानी नेचुरल चीज में कार्बन है। तो आप कार्बन को जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है कार्बन से। तो यानी बर्निंग ऑफ कार्बन जो है वो एक केमिकल चेंज है। कुछ एग्जांपल है केमिकल चेंजेस के नीचे आप देख सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाता है ना, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली होता है क्या बेटा, जब आयरन जो है हवा के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। मॉइस्चर मतलब जो वेपर्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वो ह्यूमिड एयर, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आता है। तो क्या होता है कि जो एक ऑरेंज कलर की लेयर, ऑरेंज ब्राउन सी लेयर जो है वो पाउडरी सी दिखने लगती है, दैट इज रस्ट। और ये जो फॉर्मेशन है रस्ट का सरफेस पे, इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली क्या इक्वेशन बनी, आयरन ऑब्जेक्ट जब हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो रस्ट लगता है। तो जो कॉम्पोजिशन है और जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा रस्ट की, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं आयरन से। रस्ट जो है उसे आप दोबारा से आयरन में नहीं बदल सकते सिंपल फिजिकल मेथड्स के जरिए। तो यानी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है।
अब हम बात करेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल की, कैंडल का जलना। वैक्स का तो हमने देखा था, अगर वैक्स को मेल्ट करेंगे फिर उसे सॉलिडिफाई कर सकते हैं हम फ्रीज करके, फिर उसे हीट देंगे, वो फिर मेल्ट हो जाएगी, तो वो फिजिकल चेंज था। लेकिन अगर हम कैंडल की बर्निंग की बात करेंगे, इस दौरान क्या होता है, जो कैंडल जलती है तो जो मोम है यानी जो वैक्स है वो स्मोक की फॉर्म में उड़ जाती है, तो यानी कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है कैंडल। क्या हम दोबारा उसको बदल सकते हैं वैक्स में? नो, नॉट एट ऑल। तो इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो कैंडल्स जो वैक्स से बनती हैं और कॉटन का थ्रेड होता है जिसे हम विक कहते हैं, जो कैंडल जलती है मोल्टन वैक्स राइज होती है कॉटन थ्रेड के जरिए, कंबस्ट जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाती है। तो जो कॉटन थ्रेड है वो एकदम ब्लैक मास की फॉर्म में चेंज हो जाता है। हीट और लाइट एनर्जीज बनती हैं कैंडल के जलने से। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जली हुई वैक्स को दोबारा से या जले हुए थ्रेड को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में ले आए। तो इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी कि देखा जाता है कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है और जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो केमिकल चेंज है, जबकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है इरिवर्सिबल है, जबकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स रिवर्सिबल है। तो इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी सेम टाइम पे, ठीक है। अब थर्ड जो हम केमिकल चेंज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर इज नथिंग बट द सिरका। आप किचन में यूज करते हैं ना सिरका, वही है विनेगर। उसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। और बेकिंग सोडा भी हम यूज करते हैं ना केक बनाने के लिए या चीजों को फ्लफी करने के लिए। तो वो जो बेकिंग सोडा है वो उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम। बेकिंग सोडा जो है उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं। तो जब एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एसिटेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है। तो ये केमिकल चेंज है। सिरका मिला और बेकिंग सोडा मिला और ये नए प्रोडक्ट बन गए जो बिल्कुल ही अलग है इन दोनों से, ठीक है ना। तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है। सो ये आप ट्यूब्स में देख सकते हैं, इसमें विनेगर है और बेकिंग सोडा मिक्स किया है हमने और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो, और ये जो है लाइम वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो फिर प्रूफ हो जाता है कि ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि दिखने से तो पता नहीं लगता कौन सी गैस कौन सी है। तो ये दिखाया हुआ है यहाँ। तो जब ये दिखाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये भी रिएक्शन आप देख सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यही बताया इसमें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल चेंज की, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो बेटा, मैग्नीशियम रिबन जो होता है जब हम उसको जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको आगे हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनती है। तो आपने देखा ये दो चीज़ें मिलाई तो एक अलग प्रोडक्ट बना, दिस इज अ केमिकल चेंज। फिर दो चीज़ें मिलाई अलग प्रोडक्ट बना, दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं, इसमें बता रहे हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैसे करते हैं। ये इस तरीके का मैग्नीशियम रिबन होता है, नॉर्मल रिबन की तरह दिखाई देता है। उसको जलाते हैं तो ऐसे राख सी बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में। तो यही बताया कि एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसे अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए सैंड पेपर से, और उसको टोंग्स जो होता है, चिमटी होती है जो लैब्स में यूज़ होता है, उससे पकड़े अच्छी तरीके से और कैंडल या किसी भी बर्नर फ्लेम से की हेल्प से जलाइए। क्या देखेंगे आप ये देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जल रहा है और डेजलिंग वाइट लाइट दे रहा है। मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी साथ में, तो उससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि दो चीज़ें मिलाएगी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो बिल्कुल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से अलग था, ठीक है। ऐसे ही पेपर को जलाना, लकड़ी, क्रैकर और कोई भी चीज़ है वो सब एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के। जब कोई चीज़ जलती है तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एक बार जलने के बाद जो राख होती है वो नया सब्सटेंस होता है जिसको हम दोबारा ओरिजिनल में नहीं बदल सकते। इसीलिए जो बर्निंग है किसी भी चीज़ की वो केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करेंगे हमारे रिएक्शन की कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में। तो ये दो केमिकल्स हैं हमारे पास, कॉपर सल्फेट जो ब्लू होता है कलर में, आयरन सल्फेट जो ग्रीन होता है कलर में, ठीक है।
तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखो क्या होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जैसे मैंने बताया ब्लू है कलर में, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ब्लू कलर में होता है इसलिए। तो जब हम आयरन का नेल या शेविंग ब्लेड यानी लोहे की कोई भी चीज डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए, तो जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। भाई ऐसा क्यों होगा? ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, राइट। और इसके साथ साथ एक ब्राउन कलर की कॉपर जो है वो आयरन की जो नेल है या ब्लेड जो भी लोहे की हम चीज डाल रहे हैं उसके ऊपर जम जाएगी। होता क्या है बेसिकली बच्चे, जो कॉपर होता है जिसको हम CU से दिखाते हैं, आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये इसका सिंबल होता है। और जो आयरन है जिसे हम FP से दिखाते हैं, आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो जब हमने कॉपर सल्फेट में कोई लोहे की यानी आयरन की चीज डाली तो सल्फेट के साथ आयरन जाके जुड़ जाता है और आयरन का जो कलर है वो ग्रीन होता है पानी के अंदर घुलने के बाद, तो इसलिए वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। और जो कॉपर अलग हो गई है वो ब्लेड के ऊपर या जो भी हमने लोहे की चीज ली है, कील यानी नेल, तो उसके ऊपर जम जाती है। तो ये रिएक्शन जो होता है, कॉपर सल्फेट आयरन मिक्स हुआ, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर, तो आपने देखा दो चीजें मिक्स हुई और न्यू प्रोडक्ट्स बने, तो दिस इज अ केमिकल चेंज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है टू स्टडी द चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल। तो यहाँ पर एक्टिविटी में स्टडी किया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं जब रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट में और आयरन में। तो ये देखो यहाँ कॉपर सल्फेट लिया गया है, यहाँ ये आयरन का नेल डाला हुआ है और धीरे धीरे क्या होगा, आयरन निकल निकल के इसमें घुल जाएगा और ये ग्रीन कलर का हो जाएगा कल, और जो इसके अंदर कॉपर है वो अलग हो जाएगी, वो इस आयरन के ऊपर चिपक जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है रिएक्शन होगा, यही बताया यहाँ। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का पेल ग्रीन हो जाएगा जो कुछ घंटे में हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं केमिकल चेंजेस के वो हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो हमारा खाना पचता है ना, ये क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि जो हम खाते हैं वो कुछ और ही तो हो जाता है ना हमारे अंदर जाकर। फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना हमने, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज़ करके और जो है क्लोरोफिल चेंज करता है उसको ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में, है ना, और वाटर का भी यूज़ करता है ना, और रेस्पिरेशन भी हमने पढ़ा था। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में होता है। स्पॉइलेज ऑफ फूड जो है ख़राब हो जाता है, वो भी क्या, केमिकल चेंज। तो ये ख़राब फूड से क्या आप सही फूड बना सकते हो दोबारा? नहीं, वो क्या है, केमिकल चेंज। जितने भी केमिकल चेंजेस हैं, एवोल्यूशन ऑफ हीट का निकलना, कोई चीज़ गर्म हो जाती है, ये भी क्या, केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस में कुछ ना कुछ ये ज़रूर होता है, या तो हीट निकलेगी या कलर चेंज हो जाएगा या गैस रिलीज होगी या फिर साउंड प्रोड्यूस होगी या स्मेल चेंज होगी। तो ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं जब होते हैं, तो इनमें से कुछ कोई भी पॉइंट नोट किए जा सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल चेंजेस के? केमिकल चेंज के दौरान नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, इसलिए जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर जो फिजिकल चेंजेस के मुकाबले केमिकल चेंजेस में ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होते हैं या इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? केमिकल चेंजेस है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है वो सब केमिकल चेंज ही तो करती हैं, सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सो ये दे गिव राइज टू न्यू सब्सटेंसेस, दीज आर द बेस, यही बेस है हर टाइप के रिएक्शन का जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। ब्रीदिंग है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। बिना इसके हमारी बॉडी नहीं चल सकती, ना प्लांट्स की ना हमारी। फिजिकल प्रोसेसेस जो हैं जैसे कुकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब भी तो केमिकल चेंजेस का ही रिजल्ट है। इंडीड ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जितने भी नए मटेरियल जो होते हैं जो मेटल से बनते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, वो केमिकल चेंजेस की स्टडी करके ही बनते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अब हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच के डिफरेंस की, कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेटा देखो, फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जैसे कलर, फिजिकल स्टेट, शेप, ये सब बदलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, अनचेंज रहती हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं
उनकी बदल जाती हैं। फिजिकल चेंज में क्या है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। केमिकल चेंज में क्या है, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं। फिजिकल चेंज में क्या है, जो ओरिजिनल फॉर्म है सब्सटेंस की वो हमें इजीली मिल जाती है सिंपल फिजिकल मेथड से। केमिकल चेंज में क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं सिंपल फिजिकल मेथड्स के ज़रिए इजीली ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। फिजिकल चेंज क्या है, टेम्परेरी है, उसे हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं कंडीशंस रिवर्स करके। केमिकल चेंज परमानेंट है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, सिर्फ कंडीशन बदल दो रिवर्स हो जाए, ऐसा नहीं है। फिजिकल चेंज में एनर्जी जो है ना तो इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है भी है तो बहुत कम होती है। केमिकल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, अब हमारा ये जो बेटा है टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन की, जो हमने पीछे पढ़ा कि आयरन के ऊपर जंग कैसे लगता है। ये देख रहे हो, ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है जिसके ऊपर जंग लगा है, तो ये कैसे लगता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, आयरन के ऊपर जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, हवा, है ना। तो आपने आयरन है और वाटर है, ये आपस में मिक्स हुए तो क्या बना, ऑक्सीजन और आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की वो लेयर होती है रस्ट, जो ऊपर जम जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन हवा में आ जाती है। तो इस तरीके से जो रस्टिंग होती है, और इस प्रोसेस को कोरोजन ऑफ आयरन भी कहते हैं। जब आर्टिकल्स जो होते हैं आयरन के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं हवा में, वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाते हैं, और ये जो रस्ट बनता है इस दौरान धीरे धीरे ये जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद आयरन जो है रस्टी हो जाता है। इसे पूरी प्रोसेस को कोरोजन ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, आयरन की जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। रस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस करती है लोगों का भी और इंसानों का भी, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन से लोहा कमज़ोर हो जाता है, लोहे की कोई भी चीज़ है वो वीक हो जाती है। अब हम कैसे बचाएं लोहे को रस्टिंग से। तो रस्टिंग के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, पानी और ऑक्सीजन। तो हम अगर ऐसा करें कि जो आयरन है वो कांटेक्ट में ही ना आए, ना हवा या पानी के, तो रस्टिंग से बच सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो पेंटिंग करते हैं। तो जो आयरन के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, उनको पेंट किया जाता है रेगुलरली, है ना, रेगुलर इंटरवल्स पे पेंट करते रहते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे। फिर यहाँ हम ग्रीस की लेयर लगा लेते हैं। अगर हम ग्रीस की लेयर लगाते हैं आयरन आर्टिकल्स पे तो भी आयरन के आर्टिकल्स बच जाते हैं हवा या पानी के कांटेक्ट में आने से, इसमें उन्हें रस्टिंग नहीं लगती। इसीलिए ग्रीस अप्लाई की जाती है बाईसाइकिल की जो चेन होती है उसमें और बहुत सारे मशीन पार्ट्स में। फिर है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बेटा क्या होता है, ये ना आयरन की चीज़ों के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जिंक इज़ अ मेटल। इस प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, एक नॉन रिएक्टिव मेटल है जैसे जिंक, वो डिपॉजिट कर दिया जाता है आयरन पार्टिकल के ऊपर। आयरन के आर्टिकल जो लेयर होती है नॉन रिएक्टिव मेटल की, ये आयरन आर्टिकल्स को बचाती है हवा और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने से। इससे क्या होता है, रस्टिंग बचती है। और वाटर पाइप्स जो होती है आयरन की वो हमेशा गैल्वेनाइज की जाती हैं ताकि रस्टिंग ना होने। अब है बेटा एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब होता है एलॉयज बनाना। एलॉयज जो होते हैं वो मेटल्स जो होते हैं उनका मिक्सचर ही होते हैं। जैसे कि आयरन को कोरोजन से बचाना हो तो हम उनकी एलॉय बना देते हैं, जैसे कि निकल है, क्रोमियम है, स्टेनलेस स्टील है, ये निकल और क्रोमियम से मिलके निक्रोम एलॉय बनती है। स्टेनलेस स्टील जो है ये भी एलॉय है जो जिसपे जंग नहीं लगता। इसको बनाने के लिए आयरन का यूज़ किया जाता है, निकल, क्रोमियम और मैंगनीज, ये चारों मेटल्स मिक्स कर दिए जाते हैं और स्टेनलेस स्टील बन जाती है जो जिसमें बिल्कुल रस्ट नहीं लगता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सिमिलरली एल्निको जो यूज़ की जाती है परमानेंट मैग्नेट में, ये भी एलॉय है एल्यूमिनियम की, निकल और कोबाल्ट की। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को मिक्स कर दो तो एल्निको बन जाती है। इसके नाम में छिपा हुआ है इन तीनों का नाम। एल मतलब एल्यूमिनियम, Ni मतलब निकल, CO मतलब कोबाल्ट, और ये यूज़ की जाती है परमानेंट मैग्नेट्स में, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, याद है? मैंने आपको बताया था अगर हम पानी में चीनी को मिक्स कर देते हैं और फिर उसको जब चीनी घुलना बंद हो जाती है, पानी में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, फिर उसको गर्म करके जो है फिर उसको घुला जाता है, प्रॉपर चाशनी बना ली जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो क्रिस्टल बन जाते हैं शुगर के। तो वो प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन। ये जो क्रिस्टल बनना है उसी के बारे में हम यहाँ देखेंगे।
हम जानते हैं जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, सेम प्रोसेस है, चाहे हम सॉल्ट ले लें चाहे शुगर, दोनों का मेथड सेम है। अब हम यहाँ देखेंगे जो कॉमन सॉल्ट है हम उनको कैसे क्रिस्टल के जरिए अलग करते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जब समंदर का पानी इवेपोरेट हो जाता है तो नीचे नमक रह जाता है, ठीक है ना, लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं कॉमन सॉल्ट के वो बहुत छोटे होते हैं। तो जब छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं कॉमन सॉल्ट के वो रह जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉमन सॉल्ट के कुछ देर के लिए, तो एक बिग क्रिस्टल बन जाता है कॉमन सॉल्ट का वहाँ पर। तो ये जो बड़ा और प्योर क्रिस्टल है सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बना है, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये लास्ट एक्टिविटी है बेटा जिसमें बताया गया है कैसे आप कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बना सकते हैं। ये हमारे पास हमने यहाँ पानी में कॉपर सल्फेट मिक्स किया है तो ये ब्लू हो गया है। अब हम इससे सेम मेथड से इसमें कॉपर सल्फेट तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक होता रहेगा, फिर जब वो मिक्स होना बंद हो जाएगा फिर हम उसे गर्म करके उसमें मिक्स करेंगे, ठीक है, और फिर उसको फ्रीज कर लेंगे तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। यहाँ पर आपको यही बताया हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए बीकर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिल्टर पेपर, फनल, ग्लास रॉड और स्पिरिट लैम्प। तो हमने क्या किया, कुछ वाटर ले लिया बीकर में और बहुत केयरफुली उसमें कुछ ड्रॉप डाले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। अब हमने बीकर को गर्म किया, जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा हम उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देंगे और उसे कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे कॉपर सल्फेट पाउडर जब तक कि पाउडर जो है वो घुलना बंद नहीं होता। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर हम फिल्टर करेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे बिना डिस्टर्ब के। अब हम देखेंगे कुछ टाइम बाद तो जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के वो हमें साफ साफ नजर आएंगे बीकर के बॉटम में। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल्स जो है वो बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो ये जो एक्टिविटी है इसके जरिए हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भी बना सकते हैं, सॉल्ट के अलम होते हैं ना, फिटकरी, यूरिया, इन सब के बना सकते हैं, ठीक है। सो टुडेस क्लास इज ओवर, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो बेटा अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये क्या है, ये परमानेंट चेंज है, केमिकल चेंज। जब एक लीफ जो है येलो हो चुकी है, डेड हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, दिस इज अ परमानेंट चेंज। इट्स अ केमिकल चेंज, नॉन रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, राइट। अब लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये फिजिकल चेंजेस है, पेंसिल ब्रेक हो जाते हैं, कोई नया कंपोनेंट नहीं बना, बटर मेल्ट हो जाता है, कोई नया कंपोनेंट नहीं बना। बट अगर वुड जलती है तो ये केमिकल चेंज है, अंडा ब्रेक होता है तो वो भी केमिकल चेंज। अगर आइस मेल्ट होती है तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि आइस को तो हम दोबारा से फिर फ्रीज कर सकते हैं, राइट। अब आप देखिए अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं, राइट, तो ये क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि हम फ्रीज करने के बाद जो आइस हैं उनको दोबारा मेल्ट भी तो करके वाटर में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज रिवर्सिबल, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज, राइट। और यहाँ भी कोई नया कॉम्पोनेंट नहीं बना, राइट। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ वाटर है हमारे पास, जब हमने इसको फ्रीज किया तो आइस बन गई, राइट। वाटर लिक्विड था, आइस सॉलिड थी, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेट चेंज हुई है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, फिजिकल चेंज, राइट। सिमिलरली हम हीट देकर आइस को लिक्विड वाटर में चेंज कर देंगे तो वो भी अगेन क्या होगा, फिजिकल चेंज, क्योंकि हीट जो है वो देने से ऐसा हुआ है कि स्टेट चेंज हुई है, राइट। अब ये सभी चेंजेस जो हमने अभी देखे, आइसक्रीम, चॉपिंग ऑफ वुड, बेंडिंग ऑफ वायर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल, इन सब में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन से केमिकल चेंजेस हैं, कौन से फिजिकल चेंजेस हैं। कटिंग ऑफ वुड में क्या है, हमने वुड को कट कर दिया है पेड़ से, राइट, तो वो फिजिकल चेंज। अब हमने जला दिया तो एक नया कॉम्पोनेंट बन गया, तो वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। क्योंकि अब ऐश से आप दोबारा वुड तो ला नहीं सकते हो, और जो ऐश है उसके कंपोनेंट्स अलग हैं, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, वुड का बिल्कुल अलग था। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि इनमें क्या डिफरेंस है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। अब हम फर्दर देखते हैं। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, बट हमेशा जरूरी नहीं। अब आपने ये सब देखा, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ राइस, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, दे ऑल आर केमिकल चेंजेस।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच. So thank you so much. Please like, share and subscribe so that other can also take its advantage. Take care. Bye bye. Stay blessed. Stay healthy.